हाय स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में मैंने बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट एनालिसिस पर के बारे में अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते क्या हैं कि हमारे पास 3 क्वांटिटी मिलती थी। जो हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो वो है आर, एल एंड सी। हम लोग बारी बारी से इसका यूज करके देखते हैं। किसी सर्किट में अगर केवल आर लगा होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, केवल एल लगा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, केवल सी है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहला जो है मैं स्टार्ट करता हूँ। एसी सर्किट, क्योंकि डीसी की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, वो क्या कर रहा है, केबल और केबल रेजिस्टेंस लगा के रखे हैं। तो एक हम सर्किट बना रहे हैं जिसमें केवल एक रेजिस्टेंस है और यहाँ सप्लाई एसी दिया जा रहा है। ठीक है, ये साइन जो है एसी साइन सप्लाई को डिनोट करने के लिए देते हैं, इसलिए इसका वोल्टेज का वैल्यू है स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक, अब आप लोग जानते क्या हो कि ये सप्लाई है, ये सोर्स की तरह ट्रीट कर रहा है, ये लोड की तरह ट्रीट कर रहा है। तो यहाँ से अगर करंट निकलेगा तो इसके अक्रॉस जो इसका वोल्टेज होगा वो कहाँ कहाँ जाएगा, टोटल का टोटल इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि ऑब्जर्व करने वाला केवल और केवल एक रेसिस्टेंस है, इसलिए टोटल वोल्टेज ड्रॉप कहाँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं केवीएल के थ्रू कि जितना देने वाला वोल्टेज है उतना ही ऑब्जर्व करेगा। क्लियर। तो अगर हम लोग लिखें कि वी आर यानी कितना इसका वोल्टेज कितना होगा, तो स्मॉल वी इक्वल टू अगर हमको लिखना चाहिए तो मुझे लिखना चाहिए आई इंटू आर। ठीक, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल टू होगा वी बाई आर, और ये जो स्मॉल वी है ये क्या शो करता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। हम लोग जानते हैं स्मॉल वी यानी कि कोई भी इक्वेशन को अगर एसी में लिखना हो तो हमको लिखना चाहिए वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। ओके, और इसको आप हम लोग लिख सकते हैं वी एम बाई आर साइन ओमेगा टी, और ये जो वी एम बाई आर है इसको हम लोग, चूँकि ये मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है डिवाइडेड बाई आर, इसको हम लोग वी बाई आर क्या कहलाता है, करंट, यानी वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, करंट। तो हम इसको दिखा सकते हैं आई एम। तो हम यहाँ से लिखेंगे हेयर आई एम इक्वल टू वी एम बाई आर। ओके, और मैं बात करता हूँ कि यहाँ से i इक्वल टू लिखेंगे तो ये लिखना चाहिए आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी के साथ प्लस माइनस कोई एंगल लगा हुआ है नहीं। अगर कोई एंगल नहीं लगा हुआ है इसका मतलब ये जो है क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस 0। ठीक है, तो जो ओमेगा टी के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेज एंगल। तो हेयर फेज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, तो ये मेरा जो है यहाँ फेज मिल गया। अब थोड़ा सा इसको ग्राफ के थ्रू देखें जिससे कि हम लोग फेजर ड्रॉ कर सकें। तो ग्राफ के थ्रू देखने के लिए हम लोग ये मान लीजिए साइनोसॉइडल ग्राफ है, किसका है, वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक, और दूसरा अमाउंट जो है हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये है आपका, चूँकि आपको पहले भी पता है कि जो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होता है, किसमें, रेसिस्टेंस में। मैं ऑलरेडी बता चुका था कि एक रेसिस्टेंस हो और दोनों के बीच में कोई लैग नहीं होता, तो ये रेसिस्टेंस का ग्राफ यही होगा। अमाउंट चेंज हो सकता है, या तो करंट का अमाउंट ज़्यादा होगा वोल्टेज से या करंट का अमाउंट कम होगा। तो इसके ग्राफ को हम लोग दिखा रहे हैं आई एम साइन ओमेगा टी। क्लियर। अब ये वी एम और आई एम साइन ओमेगा टी, अब इसका ग्राफ अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे
तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग जानते क्या है, एक एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। तो इसी एक्सिस पे अगर ये वोल्टेज है, वोल्टेज को दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे देखोगे कि दोनों के बीच में जिस समय जीरो वैल्यू है वोल्टेज का, उसी समय करंट का भी जीरो वैल्यू है। मतलब दोनों के बीच में कोई फेज का डिफरेंस नहीं है। फेज डिफरेंस हम यही पढ़े थे कि दोनों के बीच में जितना लैग होता है या लीड होता है, ठीक। तो मतलब जो फेज का होगा, वोल्टेज का फेज होगा, वही करंट का भी फेज होगा। भले करंट का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ आरएमएस वैल्यू फेज में हम शो करते हैं, इसलिए हम इसको लिख देंगे आई। तो ये लिखाएगा वी आर एम एस और आई आर एम एस। तो दोनों का फेज ड्रॉ करना हो तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, या इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये मान लीजिए वोल्टेज का आर एम एस दिखा रहा है, तो इसी डायरेक्शन में हम लोग करंट का आर एम एस दिखा सकते हैं। दोनों सेम चीज़ें ओवरलैप ना करवा के हम लोग अलग अलग लिख कर दिखा रहे हैं, जिससे कि क्लियरिटी हो। ओके, तो अब ये तो मेरा हो गया वी एम साइन ओमेगा टी। अब मेरा काम है पावर इससे कैलकुलेट करना। तो यहाँ मुझे समझ में इतना आ गया कि अगर करंट फाइंड करना हो तो करंट इक्वल टू होगा आई इक्वल टू होगा आई एम साइन ओमेगा टी। आई एम साइन ओमेगा टी अगर लिख रहे हैं तो आई एम क्या होगा, वी एम बाई आर होगा। ओके, तो केवल रेसिस्टेंस वाला सर्किट जो हो, जिसमें केवल रेसिस्टेंस लगा हो, तो उसमें करंट फाइंड करने के लिए हम आई एम साइन ओमेगा टी लिखते हैं और आई एम का वैल्यू वी एम बाई आर लिखते हैं। अब इसी सर्किट का अगर मुझे पावर फाइंड करना हो तो हम लोग जानते क्या हैं कि पावर को हम लोग क्या वी एस इंटू आई से शो करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू, हमको लिखना चाहिए स्मॉल वी इंटू स्मॉल आई। और स्मॉल वी को हम लोग लिखेंगे, चूँकि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिख रखा है, इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करना, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट लिखेंगे। तो वी एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और आई के बदले लिखेंगे आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर। तो यहाँ से मुझे मिलेगा वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखना हो ट्रिगोनोमेट्री में, तो हम लोग लिखते हैं 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो यहाँ से हम केवल साइन स्क्वायर के बदले हम लोग लिख देंगे वी एम आई एम 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ये समझ में आ रही होगी, क्योंकि हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, या कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका वी एम आई एम 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा 2 बाई 2 है। अब यहाँ पे देखो होगा क्या कि अब यहाँ पे हम अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर हम अलग पार्ट में लिखेंगे तो मुझे 2 कंपोनेंट मिलेगा इंस्टेंटेनियस पावर का। एक कंपोनेंट जो 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू हो गया है वी एम आई एम। इसको इससे मल्टीप्लाई किया एक बार 1 से, 1/2 से, तो 1 ये हो गया, माइनस वी एम आई एम कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। तो ये मेरा जो है 2 कंपोनेंट मिल रहा है।
अब इन दोनों कंपोनेंट में मुझे क्या देखना है कि देखो ये कंपोनेंट एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पावर कंपोनेंट, ठीक, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसमें टी का कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट पावर बोलेंगे, यानी टाइम कुछ भी हो ये पावर देगा ही। और इसको जब हम लोग बोलेंगे तो इसमें देख रहे हो कि ये ओमेगा टी के बदले क्या है, 2 ओमेगा टी है। हम लोग जानते क्या है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, ठीक। तो अगर हम आपसे बोलें कि ओमेगा को 2 टाइम्स किए तो 2 पाई का वैल्यू तो 2 टाइम्स कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग किसको करेंगे, फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे, तो 2 पाई इंटू 2 एफ, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं 4 पाई एफ, क्लियर। तो हम लोग बोले कि डबल फ्रीक्वेंसी हो गया है, मतलब ये जो पावर है ये है फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट, मतलब जो टाइम के साथ फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट विथ डबल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अगर डबल फ्रीक्वेंसी का है तो एक साइकिल, जब तक वोल्टेज का एक साइकिल चलेगा मतलब तब तक पावर का 2 साइकिल चलेगा, इसलिए हम इसको डबल फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज पावर क्या होगा, तो डबल फ्रीक्वेंसी वाले का एवरेज पावर जो होता है क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ डबल फ्रीक्वेंसी का एवरेज पावर 0 होगा, इसलिए टोटल, तो ये कंपोनेंट गायब, तो बचा कौन सा, यही कंपोनेंट होगा जो हमेशा कंटेंट रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे पी एवरेज इक्वल टू जो होगा वो लिखेंगे VM IM बाई 2, क्योंकि ये कंपोनेंट का एवरेज क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग वाले का 0। और VM IM बाई 2 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VM बाई √2 इंटू IM बाई √2, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। तो नीचे वाले 2 को हम 2 पार्ट में बांट लिए, √2 इंटू √2 में, तो ये VM IM बाई 2 हो गया। मतलब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं पी एवरेज इक्वल टू VM बाई √2 क्या कहलाता है, VRMS, यानी कि वोल्टेज का RMS वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे VRMS, IM बाई √2 मतलब करंट का RMS वैल्यू। ओके, तो और RMS वैल्यू को हम लोग कैसे शो करते हैं, कैपिटल लेटर से, तो हम यहाँ से लिखते हैं V इंटू I, यही मेरा कहलाता है एवरेज पावर थ्रू रेसिस्टेंस। केवल अगर रेसिस्टेंस दिया गया है तो, और इसे दूसरे तरीके से लिखते हैं, कैपिटल V इक्वल टू क्या हो सकता है, IR, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि कैपिटल V इक्वल टू IR होता है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो P एवरेज इक्वल टू IR इंटू I, मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं I²R, मतलब अगर केवल रेसिस्टेंस दिया हुआ है तो एवरेज पावर इक्वल टू VI होगा, और या फिर I²R होगा, क्लियर। तो ये एक हो गया कंपोनेंट, जो एक सर्किट जो केवल R लगा हुआ था उससे हम लोग फाइंड किए हैं। अब मैं दूसरे सर्किट की बात करता हूँ, तो दूसरे सर्किट की बात करता हूँ तो एक है, जब हम एक बार इंडक्टर लेके चलेंगे तो AC सर्किट थ्रू प्योर इंडक्टेंस, उसमें केवल क्या लगा हो, केवल इंडक्टेंस लगा हो, तो उसके थ्रू अब हम AC सर्किट का फाइंड करेंगे। तो एक सर्किट है जिसमें केवल इंडक्टेंस लगा हुआ है और इसमें सप्लाई में AC लगा हुआ है, AC सप्लाई दिया गया है, इसका वोल्टेज है कैपिटल VM साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसके इंडक्टेंस को हम L बोल रहे हैं। तो मान लेते हैं कि इसके वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज को हम लोग E से दिखा रहे हैं, स्मॉल e से, ठीक है, जिसे हम लोग इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं, इसलिए E से दिखा रहे हैं इसको, और इसके करंट को हम लोग I से दिखा रहे हैं। ओके, तो अब मेरा काम क्या है कि जैसे पिछले क्वेश्चन में हम बनाए थे कि टोटल जो वोल्टेज होता था ये क्या होता था, I इंटू R होता था, तो सेम चीज़ यहाँ भी होगा।
लेकिन हम लोग जानते हैं कि इंडक्टेंस में थोड़ा सा इशू क्या है कि जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज का इक्वेशन लिखते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं क्लास में कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का या वोल्टेज का इक्वेशन लिखते हैं, वोल्टेज एक्रॉस इंडक्टर जो होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, E बोलिए या फिर इसे वी एल बोलिए। ओके, तो इसे एल डी आई बाई डी टी के हिसाब से लिखते हैं। अब हम एल डी आई बाई डी टी हम कैसे लिखें, तो जो भी है, जितना वोल्टेज सोर्स का है वही वोल्टेज क्या है, इंडक्टर लेगा, क्योंकि और तो कोई लोड लेने वाला है नहीं। मतलब कि वी एल के बदले हम स्मॉल वी भी लिखें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो जितना देने वाला है उतना ही रिसीव करने वाला है, मतलब दोनों का वोल्टेज का अमाउंट सेम होगा। तो यहाँ से मुझे एल डी आई बाई डी टी लिखना चाहिए। अब एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि आपको पता है स्मॉल भी क्या गिवन है, वी एम साइन ओमेगा टी, तो वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ओके, और वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी हुआ। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी आई का इक्वेशन। तो ये डी टी कहाँ चल जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा, एल कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। मतलब डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई एल। ओके, तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। अब हम लोग जानते क्या हैं कि ये डी आई है। अब डी आई को मुझे आई अगर लिखना है तो हमको ये डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आई का वैल्यू निकलेगा। तो हम इसको लिखेंगे डी आई को अगर इंटीग्रेट कर दिए तो उस साइड भी इंटीग्रेशन लगाना होगा। तो उस साइड जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो निकलेगा वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब वी एम बाई एल, चूँकि ये कांस्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है, एल का वैल्यू, इंडक्टेंस का वैल्यू फिक्स है, मतलब ये वो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, वी एम बाई एल बाहर निकल गया। तो बचेगा क्या, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। और हम लोग जानते क्या है कि साइन ओमेगा टी का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, इसका अगर इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। ओके, और माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा हो जाएगा। अब आपको पता है कि मुझे जितने भी इक्वेशन लिखने होते हैं सब साइन के फंक्शन में, कॉस में अगर आ गया है तो उसको फिर से कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, साइन में। तो हम इसको लिखें, इसी इक्वेशन को हम लिख रहे हैं आगे। देखो ये ओमेगा बाहर निकलेगा तो क्या लिखा जाएगा, वी एम बाई ओमेगा एल इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस कॉस ओमेगा टी में से माइनस बाहर निकल के यहाँ चला आया, और कॉस ओमेगा टी को हम लोग आगे कन्वर्ट करेंगे तो माइनस वी एम बाई ओमेगा एल। और कॉस ओमेगा टी को साइन में कन्वर्ट करना है तो हमको यहाँ लिखना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ओके, अगर मैं ये लिख दूँ तो ये कॉस से किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक अब हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट क्या है कि जितने भी इक्वेशन हैं उसको हम साइन में कन्वर्ट कर लिए। अब मुझे फाइंड करना है आई का वैल्यू। तो आई का वैल्यू जो हम लिखते आ रहे हैं ये स्मॉल आई, तो स्मॉल आई में हम लोग अगर कंपेयर करके देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा। अब ओमेगा टी, ये जैसे ये पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी है तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, हम जानते क्या हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इक्वल टू कॉस थीटा होता है, इसलिए ऊपर किए हैं। अगर साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो
तो हम इसमें से थोड़ा सा चेंज क्या लाएंगे, थोड़ा सा इसमें चेंज लाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस वी एम को हम लोग ऐसे ही अभी रहने देते हैं, वी एम बाई ओमेगा एल, और ये ओमेगा टी को पहले ले जाएं, पाई बाई टू को बाद ले जाएं, मतलब कि केवल साइन एक आगे आ जाएगा। तो ये क्या लिखाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, केवल साइन कन्वेंशन है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए हम थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट किए हैं तो आगे एक माइनस लग गया। ओके, और ये माइनस आपस में मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से हो जाएगा वी एम बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल टू वी एम बाई, अब पूरे के पूरे आपको समझ में आएगा कि ये अगर मुझे करंट का इक्वेशन लिखना है तो ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू आई एम होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ओके, ये करंट का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। हेयर आई एम इक्वल टू क्या है, वी एम बाई ओमेगा एल, वी एम बाई ओमेगा एल। और हम लोग जब हम देखा करते थे तो फेज एंगल किसको बोलते थे, ओमेगा टी के साथ जो प्लस और माइनस किया है उसको हम लोग फेज बोलते थे। ठीक है, तो हेयर फाई यानी फेज एंगल इक्वल टू क्या है, माइनस पाई बाई टू। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू पाई बाई टू। ओके, लेकिन ये लैग होगा या लीड होगा, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए करंट का वैल्यू क्या होगा, लैगिंग होगा। ठीक, तो अब इसको अगर हम ड्रॉ करने चलें, ठीक है, तो ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मान लीजिए ये आपका वी एम है। ठीक, ये वी एम साइन ओमेगा टी है, वोल्टेज है। अगर करंट का ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कितना, पाई बाई टू लैगिंग है, मतलब कि पीछे छूट रहा है। तो पहले जीरो कहाँ पे आना चाहिए, पीछे आना चाहिए पहले। तो पाई बाई टू कितना पीछे, तो पाई बाई टू। तो मुझे ये ऐसे ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, तो ये एंगल क्या है, पाई बाई टू, मतलब जिस समय इसका वोल्टेज का जीरो हो उस समय निगेटिव में मैक्सिमम हो करंट, तो इसको हम क्या एंगल को बोलेंगे, पाई बाई टू। तो यहाँ से मुझे ऐसे ड्रॉ होना चाहिए। क्लियर, बर्जेस 10 मिनट में चलते हैं, 10 मिनट में चलते हैं। ठीक, तो ये जो है पाई बाई टू, ये पूरा ये ड्रॉ हम कर सकते हैं। अब इसके फेजर को अगर हम लोग शो करें तो हम लोग जानते क्या है कि फेजर शो करने के लिए अगर ये वोल्टेज का है, भी है इंडक्टेंस के थ्रू, तो इसके करंट को मुझे ड्रॉ करना, पाई बाई टू कितना है, लैगिंग है, मतलब लैगिंग मतलब पीछे रहेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आई एल हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी मुझे शो करना हो तो पाई बाई टू लैगिंग दिखाना है, क्योंकि केवल इंडक्टर है। अगर वही केस अगर कैपेसिटर के साथ होगा तो अलग होगा, जो आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो मुझे फाइंड करना है, सेम चीज़ जैसे पिछले में हम लोग पावर फाइंड करते थे, ठीक है, केवल रेसिस्टेंस वाले में, तो इसमें भी मुझे पावर फाइंड करने के लिए पता होना चाहिए। तो पावर फाइंड करना हो तो पावर के लिए हम लोग क्या जानते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर अगर पता करना हो तो इंस्टेंटेनियस यानी कि वोल्टेज लिखना पड़ेगा इंटू इंस्टेंटेनियस करंट लिखना पड़ेगा। अब वोल्टेज को हम लोग लिखते हैं वी एम साइन ओमेगा टी लिखेंगे, और करंट अभी तुरंत पता करके देखे थे क्या, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इंटू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्लियर, तो ये हो गया। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें
तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करने चलें तो ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इसको अगर हम रिप्लेस करते हैं तो क्या वैल्यू आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, जो अगर हम करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक, ये आना है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो वी एम इंटू आई एम हो जाएगा, वी एम आई एम हो जाएगा, और साइन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये साइन ओमेगा टी है और इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ कॉस ओमेगा टी लिखते हैं और आगे माइनस साइन लगा देते हैं। क्लियर, तो ये निकल के आया। अब मेरा काम क्या है कि यहाँ से मुझे अगर कॉस ओमेगा टी है साइन ओमेगा टू इंटू, हम लोग एक फॉर्मूला जानते थे, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या होता था, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता था। साइन टू थीटा इक्वल टू क्या होता था, साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे अगर क्वेश्चन एक टू से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, यानी वी एम आई एम एक टू से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, टू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, और डिवाइडेड बाई एक टू से डिवाइड कर दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इक्वेशन को, लेकिन ये जो है मेरा कन्वर्ट क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा के फॉर्म में। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से माइनस वी एम आई एम डिवाइडेड बाई टू, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, साइन टू ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ से ये साइन टू ओमेगा टी हुआ। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से साफ मुझे अब फिर से चेक करना है कि इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है आपको टू ओमेगा टी दिख रहा है, तो टू ओमेगा टी दिखने का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी कितना है, डबल है, और फ्रीक्वेंसी डबल है अगर, तो हेयर द पावर कर्व हैव डबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डबल फ्रीक्वेंसी, डबल फ्रीक्वेंसी का मतलब है जिस समय एक साइकिल पूरा होगा उसमें उसका पावर का कितना होगा, दो साइकिल पूरा होगा। तो कहीं ना कहीं हम आपको पहले भी बोले थे कि जब भी एवरेज पावर निकालेंगे तो जिसका डबल फ्रीक्वेंसी है उसका अगर एवरेज हम निकालने लगें तो वो जीरो वैल्यू आता है। तो आप कैलकुलेट करके भी देख लोगे, 0 से 2 पाई तक में अगर आप माइनस ये पावर इंस्टेंटेनियस पावर का है इक्वेशन, तो ये पुट करो माइनस वी एम आई एम बाई टू साइन टू ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। चूँकि यहाँ चेंज ओमेगा टी है इसलिए हम यहाँ डी ओमेगा टी लिखेंगे। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आना है, जीरो। मतलब इससे एक बात क्लियर हुआ कि अगर केवल इंडक्टेंस लगा हुआ है किसी सर्किट में तो एवरेज पावर कितना निकल का आएगा, जीरो निकल का आएगा। ओके, अब सेम चीज़ मैं बात करता हूँ तीसरे सर्किट के लिए। ये तो हमारे पास आर का बात कर लिए, एल का बात कर लिए, अब जो बचा है हम सी का बात करेंगे। ए सी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखो प्योर कैपेसिटेंस मतलब कि इसमें केवल एक कैपेसिटर लगा होगा, उसके अलावा कोई कंपोनेंट नहीं होगा। ये एसी सप्लाई दिया गया है। ठीक, अब एसी सप्लाई दिया गया, ये कैपेसिटर है। अब एसी सप्लाई का अपना वोल्टेज होगा जिसे हम वी एम साइन ओमेगा टी से दिखाएंगे। ठीक है, अब जो करंट निकलेगा वो आईसी निकलेगा। ठीक, आईसी बोलें या फिर इसे आई बोले, टोटल आई बोले, बात तो एक ही है क्योंकि एक ही कंपोनेंट है, उसमें जो करंट जाएगा वो सेम ही जाएगा। ठीक, तो हम लोग जानते क्या हैं, कैपेसिटर के बारे में पढ़े थे। वी नो दैट चार्ज जो होता है, चार्ज इन
कैपेसिटर हम लोग पता करते थे तो हम लोग लिखते थे कैपेसिटेंस का अमाउंट इनटू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक, मतलब हम लोग लिखते थे Q इक्वल टू C इंटू भी, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो जो वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस है वही वोल्टेज पूरा AC का है, तो हम लोग वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के बदले डायरेक्ट हम AC का वोल्टेज लिख सकते हैं। तो ये C भी हो गया, Q इक्वल टू सी भी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल टू सी, इस भी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, VM साइन ओमेगा टी। तो VM साइन ओमेगा टी। ओके, तो ये मेरा जो है टोटल चार्ज मुझे पता चल जाएगा। तो ये मुझे टोटल चार्ज पता चला अक्रॉस कैपेसिटर। अब जब हम टोटल चार्ज पता कर लिए हैं तो हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, बाई करंट डिफिनेशन। करंट हम लोग क्या लिखा करते थे, डी। करंट का डिफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। ठीक, अब इसको करंट बोलते हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि अगर मुझे I लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा DQ बाई DT, यानी DQ बाई DT मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसी का रेट फाइंड करना मतलब उसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, अब हम लोग Q इक्वल टू अभी तुरंत पता कर लिए हैं क्या, C इंटू VM साइन ओमेगा टी होता है। तो हम यहाँ से उठा के रखेंगे ऊपर में इसको, C इंटू VM साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई DT। अब इसको हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करें तो हमको पता है कि CVM बाहर निकल जाएगा। तो CVM बाहर निकल गया भैया, क्योंकि ये कांस्टेंट है। VM भी मैक्सिमम वैल्यू फिक्स होगा, C का वैल्यू यानी कैपेसिटेंस का वैल्यू फिक्स होगा। तो ये बाहर निकला, तो ये क्या बचा, D साइन ओमेगा टी बाई DT। ओके, अब D साइन ओमेगा टी का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये मुझे मिलेगा CVM, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। मतलब कि एक बार साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, आ चूँकि ओमेगा टी है तो टाइम टी के रिस्पेक्ट में कौन ओमेगा मल्टीप्लाई है, तो टोटल में मल्टीप्लाई क्या होगा, ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। ओके, तो ये मेरा यहाँ से जो निकल के आया है, ये निकल के आया है क्या, कि अगर टोटल की मैं बात करूँ तो ओमेगा CVM इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ तो मुझे क्लियर पता चल रहा है कि अगर मैं I का वैल्यू लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसको हम ओमेगा C को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि VM डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा C, VM डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा C, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। और कॉस ओमेगा, चूँकि हम I का वैल्यू लिखते आ रहे हैं, ठीक है, तो I का वैल्यू मतलब इसे साइन के टर्म में होना चाहिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, इसलिए हम लोग ऐसे लिख दिए। ओके, और यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम की तरह ट्रीट करेगा, बाकी ये साइन का फंक्शन है, और ये जो वैल्यू है वो फेज की तरह ट्रीट करेगा, फाई की तरह। तो हम लोग बोल सकते हैं हेयर IM इक्वल टू क्या होगा, VM बाई 1 बाई ओमेगा C, एंड फाई इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2।
चूँकि +π/2 है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लीडिंग बोलेंगे। क्लियर। और 1/ωc को हम लोग लिखते हैं XC, रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटेंस। ऑलरेडी एक बार क्लास में बता चुका हूँ, तो XC लिखते हैं। ठीक, तो हम यहाँ से XC = हम लोग लिख सकते हैं 1/ωc, यानी ओमेगा = क्या होता है 2πfc, मतलब ये भी लिखा जा सकता है। क्लियर। तो ये जो है यहाँ से अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे उठा के, तो हमारा IM का वैल्यू क्या होना चाहिए, VM/XC। ठीक है, तो XC फाइंड करना है, उसको VM में डिवाइड करना है XC से, तो IM निकल के आ जाएगा। XC = होता है 2πfc, 2π का वैल्यू तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, C का वैल्यू कैपेसिटेंस जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में होगा, तो हम लोग XC फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ अब उसी तरह फेजर का बात करूँ या फिर पावर का बात करूँ, तो अगर फेजर ड्रॉ करने की बात करता हूँ तो ये मान लीजिए आपका वोल्टेज का ग्राफ है। चूँकि π/2 दिखा रहा है लीडिंग, मतलब कि π/2 पहले आएगा, और जब पहले आएगा π/2 तो π/2 पहले आने का मतलब है कि जिस समय 0 का वैल्यू होगा वोल्टेज का, ये Vm/sin है। ठीक है, तो जिसमें वोल्टेज का वैल्यू 0 होगा तो करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, यानी +1 होना चाहिए। तो ये जो है कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, मतलब ये 0 है तो ये मैक्सिमम था, अगर लैगिंग होता था तो 0 था तो मिनिमम था। ठीक, तो यहाँ से अगर अब मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करूँगा, तो ये वोल्टेज का अगर एक्सिस है तो करंट का एक्सिस π/2 आगे होना चाहिए। तो आगे होने के लिए मतलब कि ये मुझे करंट का डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये मेरा है π/2, तो ये मैं फेजर ड्रॉ कर सकता हूँ। अब मुझे अगर पावर दिखाना हो, तो इंस्टेंटेनियस पावर अगर मुझे दिखाना हो, तो इंस्टेंटेनियस पावर दिखाने के लिए आपको पता है अगर मुझे इंस्टेंटेनियस पावर दिखाना है कैपेसिटर के थ्रू, तो इंस्टेंटेनियस पावर अगर कैपेसिटर के थ्रू दिखाना है तो मुझे लिखना चाहिए v × i, और v को हम लोग लिख सकते हैं Vm/sin⍵t, क्योंकि वोल्टेज का है। i को यानी करंट का हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, तो यहाँ देख लीजिए आप, करंट का इक्वेशन लिखते हैं I = Im/sin⍵t + π/2, क्योंकि कैपेसिटेंस लगा है इसलिए +π/2 होगा, मतलब यहाँ लिखेंगे Im/sin⍵t + π/2। ठीक, यहाँ से अगर हम लिखते हैं तो Vm × Im और ये होगा sin⍵t, ये π/2 + थीटा, sin π/2 + थीटा क्या होगा cos थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो मुझे लिखना चाहिए Vm/Im, sin थीटा × cos थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा × cos थीटा में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाता है, इसके बराबर होता है sin 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 2 से एक मल्टीप्लाई ऊपर कर दें तो sin⍵t × cos⍵t /2 नीचे कर दें, तो यहाँ से निकल के आएगा इंस्टेंटेनियस पावर = Vm/2, और ये इसके बदले हमको लिखना चाहिए sin 2⍵t। क्लियर, यहाँ साफ साफ दिख रहा है, हेयर पावर कर्व हैव डबल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मेरा था 2 मल्टीप्लाई इसलिए डबल फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, डबल फ्रीक्वेंसी। सो द एवरेज value will be
0। क्लियर। तो इसलिए इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, पी एवरेज इक्वल टू 0 होगा। मतलब कि बट कैपेसिटेंस लगा हो तो एवरेज वैल्यू क्या शो करेगा, 0 शो करेगा। एक चीज़ जो मैं छोड़ दिया था बाय मिस्टेक, वो इंडक्टर में क्या था कि यहाँ पे जब हम इंडक्टर का इक्वेशन लिख रहे थे तो इंडक्टर का इक्वेशन में देखो वी एम बाई ओमेगा एल है, ठीक है। तो ये आई एम इक्वल टू क्या है, वी एम बाई ओमेगा एल। इसी ओमेगा एल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एल, ठीक है। एक्स एल इक्वल टू क्या बोलते हैं, ओमेगा एल। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ एल। तो ये आपको याद रखना है। तो कहीं भी क्वेश्चन में अगर केवल इंडक्टर दिया हुआ तो सबसे पहले आपको एक्सएल का वैल्यू पता करना पड़ेगा। उसके बाद वी एम में एक्सएल डिवाइड करोगे तो आई एम निकलेगा। फिर उसके बाद आप इक्वेशन लिख सकते हो आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाकी हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन का प्रैक्टिस से हम लोग का क्लियर होगा।